हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं अनुभव पांडे आप सभी का अपने चैनल द साइंस स्पॉट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास को मैं दो पंक्ति से स्टार्ट करता हूं कि अर्ज किया है फर्क होता है खुदा और फकीर में। क्या बताया मैंने? फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत की लकीर में। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत की लकीर में। और दोस्तों, अगर मेहनत करने के बावजूद भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही है तो समझ लेना दोस्तों, कुछ और अच्छा लिखा है आपकी तकदीर में। तो इसी पंक्ति के साथ ही आइए चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं साइटोलॉजी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहा था, जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा दिया था। अब हमारी क्लास आज की किस टॉपिक पे होगी? वो होगी यूकैरियोटिक सेल पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमें क्या पढ़ना है आज की क्लास में? यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि ये क्या है, ये मान लेते हैं हमारा एक यूकैरियोटिक सेल है। आप लोग देख रहे होंगे, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको, ये क्या है? एक यूकैरियोटिक सेल है। क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है दोस्तों, यूकैरियोटिक सेल के बाहर ये जो ब्लैक कलर की आपको कवरिंग दिख रही है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ग्रीन कलर वाला पार्ट जो दिखाई दिया है आपको, वो क्या है? एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल मैं इसे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके पास यहाँ पे क्या है? एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। क्या है? एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। वेल डिफाइंड। ठीक है दोस्तों, और अगर इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा तो इसके चारों तरफ क्या पाई जाएगी? सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। यानी न्यूक्लियस के बाहर जो कवरिंग होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और सेल के बाहर जो होती है उसे क्या बोलते हैं? उस कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल के बीच में जो लिक्विड पार्ट पाया जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है दोस्तों, और ये आप इसके न्यूक्लियस के अंदर जो ये लिक्विड भरा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये देखिए, जो ग्रीन कलर का डॉट दिखाया गया है आप लोग को, वो क्या है दोस्तों? एक न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, तो इस तरह से क्या था? ये यूकैरियोटिक सेल। अब हम इसके बारे में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग को पढ़ना है प्रोटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो दोस्तों, ये प्रोटोप्लाज्म एक ऐसा वर्ड है जिसको लोगों को अक्सर समझ में नहीं आता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है प्रोटोप्लाज्म। तो ये है प्रोटोप्लाज्म। एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? ये हमारा है एक सेल। क्या है? एक सेल है। और सेल में कौन सा सेल है? एक यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक सेल ये हो गया। इसके चारों तरफ जो ब्लैक कलर की कवरिंग दिख रही है आपको, ग्रीन कलर का जो यूकैरियोटिक सेल मैंने बनाया हुआ है, इसके बाहर जो ब्लैक कलर की सेल कवरिंग दिख रही है, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, सबको एक साथ मिला करके क्या बोल देते हैं? प्रोटोप्लाज्म। फिर समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। किसी सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, सबको एक साथ मिलाकर के क्या बोल देते हैं हम लोग? प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने दिया था? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था परकिंजे। क्या नाम था? पुरकिंजे। तो पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने साइटोप्लाज्म वर्ड को दिया था। प्रोटोप्लाज्म शब्द को दिया था। प्रोटोप्लाज्म की हिंदी क्या होती है? जीव द्रव्य। क्या होती है? जीव द्रव्य। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी चीजें पाई जाती हैं सबको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म हमारा दो पार्ट में बटा होता है। एक को बोलते हैं लिक्विड पार्ट, दूसरे को बोलते हैं सॉलिड पार्ट। क्या बताया मैंने? प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड होता है।
फर्स्ट पार्ट लिक्विड पार्ट और सेकंड क्या हो गया, सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट के अंतर्गत ये लिक्विड पार्ट के अंदर क्या पाता है, एक साइटोप्लाज्म। अब जानते हैं ये आप लोग कि ये क्या होता है, यह एक लिक्विड होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो सेल के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, तो ये तो हो गया प्रोटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट। दो टाइप का, साइटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य और इसे बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। ठीक है दोस्तों, दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है, सॉलिड पार्ट। क्या होता है, सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट के अंतर्गत हम जितने भी सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, जैसे कि राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारे आपको पढ़ने हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। एक बात और, प्रोटोप्लाज्म का नाम देने वाले साइंटिस्ट थे पुरकिंजे, लेकिन हक्सले ने एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हक्सले। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही हुई थी। क्या कही हुई थी, प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। रॉबर्ट हुक ने कहा हुआ था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन इन्होंने एक वर्ड और जोड़ दिया, क्या, प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक तुम्हारे दोनों में था, क्या होता है, फिजिकल। प्रोटोप्लाज्म जीवन की एक भौतिक इकाई है। रॉबर्ट ने क्या कहा था, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने क्या कहा था, प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आपका प्रोटोप्लाज्म था। नाम किसने दिया था, पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने। दो पार्ट में बटा हुआ था, लिक्विड पार्ट, सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट दो पार्ट में बटा हुआ था। एक में आता है साइटोप्लाज्म, जो कि कहां पाया जाता है, सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये दो लिक्विड पार्ट था, तरल भाग था किसका, प्रोटोप्लाज्म का। दूसरा क्या होता है, सॉलिड पार्ट। इसके अंतर्गत जितने भी सेल ऑर्गेनल्स आते हैं सब आते हैं, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस वगैरह वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा हुआ है। अब हम लोग जो अगला टॉपिक समझने जा रहे हैं वो क्या है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं ये क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल में क्या होता है, कोशिका भित्ति। सेल वॉल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, पहली बात तो ये होता है नॉन लिविंग। क्या होता है, नॉन लिविंग, अजीवित, यानी इसमें जान नहीं रहती है। ठीक है, तो सेल वॉल लिविंग है, नॉन लिविंग, पूछते ये भी प्रश्न है आपसे, तो ये क्या होता है, नॉन लिविंग हो जाता है। क्या ये लचीला होता है, कठोर होता है, तो कैसा होता है, रिजिड होता है, कठोर होता है। तीसरी बात क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपके प्लांट सेल में पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, फंगस में पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सेल वॉल माने क्या होता है, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कोशिका भित्ति कैसी होती है हमारी, नॉन लिविंग होती है, अजीवित होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है इसमें कि कैसा होता है, कठोर होता है, और कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल हो गया और एल्गी सेल हो गया, फंगस सेल हो गया, बैक्टीरियल सेल। ठीक है दोस्तों, इन सब जगहों पे पाया जाता है। क्या एनिमल सेल और ह्यूमन सेल में सेल वॉल पाया जाता है, नहीं, यहाँ पे सेल वॉल क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है। ठीक है दोस्तों, अब अलग अलग चीजों की सेल वॉल अलग अलग होती है। प्लांट की सेल वॉल अलग होती है, फंगस की सेल वॉल अलग नाम दिया जाता है। तो आइए देखते हैं किस सेल के सेल वॉल को क्या नाम देते हैं। देखिए, पहला है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। लेकिन इसमें कुछ मात्रा में मर्मिक एसिड और एमिनो एसिड ही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मेनली आप लोग को यही बात जाननी है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। लेकिन कुछ मात्रा में इसमें मर्मिक एसिड और एमिनो एसिड भी पाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अगर मैं बात करूं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं कि फंगस सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है, ये काइटिन की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो फंगस सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये बनी होती है काइटिन की। जबकि अगर मैं शैवाल सेल की बात करूं, एल्गी सेल की बात करूं, तो इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है,
सेलुलोज, गैलेक्टोज और कैल्शियम कार्बोनेट की। मेनली आप लोग से यही बात जानते हैं कि सेलुलोज और गैलेक्टोज। ठीक है दोस्तों, कुछ मात्रा में इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। मैंने क्या बताया आपको कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। लेकिन कुछ अमाउंट में इसमें मर्मिक एसिड और एमिनो एसिड भी पाया जाता है। अगर मैं बात करता हूं प्लांट सेल की सेल वॉल तो बनी होती है सेलुलोज की, फंगस की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, और अगर एल्गी सेल की बात करूं इसकी सेल वॉल बनी होती है किसकी? तो सेलुलोज की, गैलेक्टोज की और कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है दोस्तों, और कुछ टॉपिक के बारे में जानते हैं। सेल वॉल का कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? पहला कार्य इसका होता है यह सेल को शेप प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सेल को आकार देता है। कौन देता है? सेल वॉल देता है। दूसरी बात क्या होता है? यह मैकेनिकल डैमेज से, किससे? मैकेनिकल डैमेज से सेल को बचाता है। तो किसी भी सेल को मैकेनिकल डैमेज से कौन बचाता है? वो बचाता है अपना सेल वॉल। ठीक है, पहला क्या बताया? शेप देता है। दूसरा मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। तीसरा बात क्या करता है? सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है, सेल टू सेल आकर्षण में भी मदद करता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये क्लास 11th के बायोलॉजी में मिलेगा, जो कि आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछ सकते हैं। दो टर्म है, एक को बोलते हैं मिडिल लेमिला और दूसरे को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा। अगर मैं केवल शॉर्ट में बात करूं इसके बारे में, तो अगर दो सेल के सेल वॉल को कौन जोड़ता है? वो जुड़ता है मिडिल लेमिला के द्वारा। दो सेल का सेल वॉल किसके द्वारा जुड़ता है? मिडिल लेमिला के द्वारा। तो मिडिल लेमिला के पास ऐसी क्या चीज होती है कि वो दो सेल के सेल वॉल को आपस में जोड़ती है? तो इसके पास होता है एक कैल्शियम पेक्टेट। क्या नाम देते हैं उसको? कैल्शियम पेक्टेट। मान लीजिए एक सेल वॉल ये है, एक सेल वॉल ये है, ये जुड़ा है, जुड़ने को बोलते हैं मिडिल लेमिला, और जो जुड़े रहता है, ग्लू का काम जो करता है, उसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम पेक्टेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है दोस्तों, तो मिडिल लेमिला आपको समझ में आ गया कि दो सेल वॉल को आपस में जोड़ना किसके द्वारा? मिडिल लेमिला के द्वारा। जोड़ता कौन है? कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मिडिल लेमिला। लेकिन दो साइटोप्लाज्म को आपस में कौन जोड़ता है? उसे जोड़ता है प्लाज्मोडेस्माटा। अंतर है दोस्तों, ध्यान देना। क्या बताया मैंने? दो सेल के सेल वॉल को आपस में जोड़ना मिडिल लेमिला, जोड़ता कौन है? कैल्शियम पेक्टेट। और दो सेल के साइटोप्लाज्म का जो अंदर, सेल के अंदर जो लिक्विड रहता है, जैसे मैं बताता हूं आपको इस तरीके से। देखिए, ये मान लीजिए किसी सेल की सेल वॉल है, इस सेल की क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, अब ये जहां पे जुड़ा हुआ है इस जगह को क्या बोलेंगे? मिडिल लेमिला। क्या बोलेंगे? मिडिल लेमिला। और यहां पे जो पार्ट्स का जोड़े हुए हैं इसे क्या नाम दे देंगे? कैल्शियम पेक्टेट। क्या नाम देंगे? कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया? आपका मिडिल लेमिला हो गया। लेकिन मान लीजिए एक सेल ये है और दूसरा सेल आपका ये है, और इसमें क्या भरा है? साइटोप्लाज्म। तो दो सेल के साइटोप्लाज्म आपस में जिसके द्वारा जुड़े होते हैं इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई आपको। मैं एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करा देता हूं। तो ये है आपका सेल वॉल। सेल वॉल की खासियत क्या क्या है? ये नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है, प्लांट, फंगस और एनिमल सेल में पाया जाता है। क्या ये नहीं, सॉरी, एल्गी सेल में पाया जाता है। क्या ये एनिमल सेल, ह्यूमन सेल में पाया जाता है? नहीं, यहाँ पे क्या होता है? अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में मर्मिक एसिड और एमिनो एसिड भी पाया जाता है। और क्या बताया? प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। फंगस सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और एल्गी सेल की बात करूं तो बना होता है सेलुलोज, गैलेक्टोज और कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है दोस्तों, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? सेल को आकार प्रोवाइड करा लेना, मैकेनिकल डैमेज से बचाना और सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाना। ये तीन काम इसका मेनली होता है। ठीक है दोस्तों, मिडिल लेमिला के बारे में मैंने क्या बताया? दो सेल के सेल वॉल को आपस में जोड़ना मिडिल लेमिला कहलाता है, और जो चीज इसको जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम पेक्टेट बोलते हैं। यही बात आपको लिखी गई है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। इट इज ए लेयर
मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। ये क्या होता है, एक लेयर होता है जो किसका बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट का। और ये कैल्शियम पेक्टेट करता क्या है, इसको ग्लू का काम करता है, होल्ड कर रहा था किसको, अलग अलग नेबरिंग सेल की सेल वॉल को। ठीक है दोस्तों, जैसे दो सेल है, सेल आपस में जुड़ेगा तो किसके द्वारा जुड़ेगा, सबसे पहले सेल के आउटर लेयर क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो अगर कोई दो सेल आपस में इंटरेक्ट कर रहा है तो सबसे पहले कौन सी चीज इंटरेक्ट करेगी, वो करेगी सेल वॉल। कौन सी करेगी, सेल वॉल करेगी। तो इसी सेल वॉल का जो इंटरेक्शन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, मिडिल लैमेला के द्वारा। कर कौन रहा है, कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर बात करूं किसी भी दो सेल के जो साइटोप्लाज्म आपस में मिलते हैं इसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे वही बात लिखी गई है, द सेल वॉल एंड द मिडिल लैमेला, द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रावर्स्ड। ट्रावर्स का मतलब होता है पार करना। ठीक है, जैसे अगर एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के पास जाना चाहेगा तो उसे सेल वॉल और मिडिल लैमेला को पार करना होगा। तो उसी के लिए यहाँ पे लिखा गया है ट्रावर्स्ड। क्या लिखा गया है, ट्रावर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, जो कि अलग अलग सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग को जो पढ़ना है टॉपिक वो क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो मेनली बना होता है लिपिड का। किसका बना होता है, लिपिड का। लेकिन इसमें कुछ मात्रा में आपको प्रोटीन भी दिख जाएंगे, कुछ मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट भी दिख जाएंगे और कुछ मात्रा में आपको कोलेस्ट्रॉल भी दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए सेल मेम्ब्रेन हमारा कैसा है, तो यह एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमिएबल क्या होता है, जो केवल सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने देता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है परमिएबल, एक होता है सेमी परमिएबल, एक होता है इम्परमिएबल। परमिएबल क्या होता है, जो सभी चीजों को एंट्री कर दे, आओ भाई सब आओ। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, परमिएबल है। दूसरा क्या होता है, सेमी परमिएबल। ये क्या होता है, जो कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अपने अंदर आने देता है। और तीसरा क्या होता है, इम्परमिएबल होता है, जो किसी की भी एंट्री नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या होता है, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको दिखाया गया। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है और ये कैसा है, डबल लेयर। एक लेयर यहाँ पे, दूसरा लेयर यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसके बीच में जो लटका हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक फास्फोलिपिड है। यही क्या है, फास्फोलिपिड है। ठीक है दोस्तों, ये इसका जो ये पार्ट है ऊपर वाला, इसे बोलते हैं हम लोग हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और नीचे वाले पार्ट क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। हेड वाले पार्ट को क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। दो वर्ड होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, जो पानी में घुलनशील हो, जिसको पानी से लगाव हो, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। जबकि हाइड्रोफोबिक क्या होता है, जो पानी में अघुलनशील हो, यानी घुलनशील न हो। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ये होता है हाइड्रोफोबिक। ये होता है आपका पोलर यानी ध्रुवी, और ये कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है दोस्तों, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये ज्यादातर किसका बना होता है, लिपिड का और प्रोटीन का। ठीक है, लिपिड में भी इसमें कौन सा लिपिड पाया जाता है, तो पाया जाता है फास्फोलिपिड। नाम याद रखना दोस्तों, क्या पाया जाता है, फास्फोलिपिड। ठीक है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बाई लेयर स्ट्रक्चर होता है, या इसे डबल लेयर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, फास्फोलिपिड, इसके वजह से क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ खोज के बारे में यहाँ पे है और कभी कभी इसमें आप लोग फंस जाते हैं। क्या है, सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, खोज नहीं, किसने ऑब्जर्व किया था, तो वो कौन थे, गाल्टर और ग्रेंडल नामक साइंटिस्ट ने। किसने, गाल्टर और ग्रेंडल नामक साइंटिस्ट ने। कहां खोज किए थे, आरबीसी पर। कहां देखे थे इसको, आरबीसी पे। तो
सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले किसने देखा था, किसे ऑब्जर्व किया था? तो देखे थे दो साइंटिस्ट थे, गार्टर और ग्रेंडल। कहाँ देखे थे? आरबीसी में। इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? श्वान नामक साइंटिस्ट ने। और इसका नामकरण देने वाले साइंटिस्ट थे क्रैमर और नगेली। कौन थे? क्रैमर और नगेली। ठीक है दोस्तों, तो क्या बताया मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में? यह मेनली लिपिड का बना होता है। लिपिड में भी कौन सा लिपिड? फास्फोलिपिड, और कुछ मात्रा में इसमें कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ये बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, सेमी मेम्ब्रेन होता है, और इसके इस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? फास्फोलिपिड बोलते हैं। ये हेड वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट है। हेड वाले पार्ट को हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, जो कि पानी में घुलनशील होता है, और इसे क्या बोलते हैं? पोलर। और टेल वाला पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, इसे नॉन पोलर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? तो गार्टर और ग्रेंडल ने। सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? श्वान ने। और इसका नामकरण किसने किया था? क्रैमर और नगेली। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, अभी मैंने देखा सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन को किसने ऑब्जर्व किया हुआ है, किसने खोज किया हुआ है, और इसका नामकरण किसने दिया हुआ है। सेल मेम्ब्रेन से संबंधित एक बहुत ही ज्यादा पूछने वाली चीज है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये किसके ऊपर था? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर था। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही एक मॉडल है जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको किसने दिया था? इसको दिए थे दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। कब दिए थे? 1972 में। तो 1972 में ही सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया हुआ था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस संबंधित है? तो वह संबंधित है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या बताया था? सेल मेम्ब्रेन इज ए फ्लूइड स्ट्रक्चर विद ए मोज़ेक ऑफ वेरियस प्रोटीन एम्बेडेड इन इट। यानी यह एक प्रकार का तरल संरचना होता है जिसमें प्रोटीन चिपके होते हैं। जिसमें प्रोटीन क्या होते हैं? एम्बेडेड इन माने चिपके होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने क्या बताया था ट्रांसपोर्ट के बारे में कि चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। एक होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और तीसरा क्या होता है? फैसिलिटेड। ध्यान देना, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या चीज है? जब कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करे। क्या बताया मैंने? जब कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, कोई भी चीज जैसे ऊंचाई से ऊंचाई हायर कंसंट्रेशन है, ये नीची क्षेत्र है, ये लोअर कंसंट्रेशन है, तो क्या इसमें कोई जोर लगाना पड़ेगा? नहीं, आप लोग ऐसे गिराते हो लगते हुए चला जाएगा। तो क्या इसमें कोई एटीपी की आवश्यकता होगी? नहीं। एटीपी का मतलब एनर्जी। कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन लाने के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो क्या इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल क्या है? एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है? जब कोई भी लिक्विड हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। और जब कोई गैस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब अगला आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अगर ये हायर से लो कर रहा था, ये कैसे करेगा? जब कोई भी चीज लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेज जाती है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बताया मैंने? जब कोई भी चीज लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेज जाएगी, उसे क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, क्या इसमें एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, इसमें तो नहीं पड़ी है, लेकिन जब कोई चीज हम लोग नीचे से ऊपर ले जाते हैं, बाइक पे चलाते हैं, जब ऊंचाई पे जाते हैं, तो वहां पे एनर्जी एक्सीलरेटर बढ़ाना पड़ता है, तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या एटीपी की आवश्यकता होगी? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एटीपी लगेगा। क्यों? क्योंकि हम चीजों को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ले जा रहे हैं। एक और प्रॉपर्टी है, इसे बोलते हैं फैसिलिटेड। ये क्या होता है? ये ज्यादा से कम की तरफ जाता है, लेकिन जैसे कुछ व्यक्ति आलसी नहीं होते हैं, उनको कितना भी कहते हो यार यहाँ चले जाओ, सामान लेके आओ, कहेंगे नहीं बाद में जाएंगे, चाहे बगल दुकान ही क्यों ना रहे। ठीक है, कुछ उसी प्रकार से ये भी है, ज्यादा से कम की तरफ ही जाना है, लेकिन ये जाता नहीं जल्दी, बड़ा आलसी टाइप का होता है। तो इसको ले जाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक कैरियर, एक वाहक चाहिए होता है। जैसे बगल दुकान है तो बाइक से जाएंगे, तो इस प्रकार से। ठीक है,
तो बाइक का काम कौन करता है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? कैरियर का काम करता है, ले जाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया 3 बात। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, जब फ्लोएशन होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, इसके एग्जांपल क्या है? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जब कोई चीज लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगी उसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ये भी ज्यादा से कम की तरफ फ्लो कर रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट इसे क्या चाहिए होता है? कैरियर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? कैरियर चाहिए होता है। और कैरियर का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है दोस्तों, 3 टर्म आपको और समझ। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या आते हैं? कैल्शियम ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ हार्ट मसल सेल। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कमी हो जाती है तो हार्ट मसल से कैल्शियम लेकर के बाहर जाता है। तो हार्ट के पास ऑलरेडी क्या होता है? कम होता है, तो बॉडी को देता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। 3 टर्म और समझना है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन और आइसोटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक क्या होता है? जब सल्यूट की मात्रा ज्यादा और सॉल्वेंट की मात्रा कम। पहले 3 टर्म समझिए, सल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन क्या होता है। जैसे मैंने लिया, चीनी लिया और पानी लिया। क्या लिया? चीनी और पानी। चीनी पानी में जिसका अमाउंट कम रहेगा, नॉर्मली चीनी का अमाउंट हम लोग कम लेते हैं, जैसे 1 गिलास पानी लेते हैं तो उसमें 4 चम्मच 5 चम्मच चीनी मिलाते हैं। तो जिसका अमाउंट कम रहेगा वो सल्यूट कहलाता है, जिसका अमाउंट ज्यादा रहे सॉल्वेंट कहलाता है, और सल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके आपस में क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? सल्यूट माने किसी सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम रहे, सॉल्वेंट माने किसी सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज्यादा रहे। ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? सल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है जबकि सॉल्वेंट की मात्रा कम होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? हमारा जो सेल होता है वो सिकुड़ जाता है। सेल क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। इस सिचुएशन को बोलते हैं, अच्छा इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक करता है या स्वेल करता है? तो सेल क्या करेगा? श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। जबकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? इसमें उल्टा होता है इसका, इसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा और सल्यूट की मात्रा कम होती है। तो इसमें क्या होगा? हमारा सेल को जो है वो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें सल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? सल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा सेम होती है। ठीक है, तो इसमें सेल का साइज भी लगभग क्या होता है? सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया आपको? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा, सॉल्वेंट की मात्रा कम, सेल क्या करेगा? श्रिंक कर जाएगा यानी सिकुड़ जाएगा। इसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा, सॉल्यूट की मात्रा कम, सेल क्या करेगा? स्वेल जाएगा यानी फूल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें सेल की साइज सेम रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच।